आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं जेनेटिक कोड के लक्षण। जेनेटिक कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये समझेंगे। अभी तक हम समझ चुके हैं कि जेनेटिक कोड में एक कोडोन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस, और 3 ही क्यों होते हैं इसका हमने प्रैक्टिकल प्रूफ भी समझा था। प्रैक्टिकल प्रूफ देने में साइंटिस्ट के बारे में हमने सीखा था कि इसमें साइंटिस्ट आए थे निरेनबर्ग, मथाई और खुराना साहब। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, इसका आइडिया गेमो ने दे दिया था, लेकिन वो प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। और वही प्रैक्टिकल प्रूफ बाद में निरेनबर्ग, मथाई और खुराना साहब ने किया था। निरेनबर्ग और मथाई के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने एक एंजाइम की हेल्प से आर्टिफिशियल आरएनए बनाए, फिर उससे प्रोटीन बनाया था। उस एंजाइम का नाम था सीवेरो ओखा एंजाइम। खुराना साहब ने समबहुलक, विषम बहुलक, होमोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर, जिसको हम कोपोलीमर भी कह सकते हैं, उनका निर्माण केमिकल की मदद से किया था। ये बातें हमने समझी थी, और ये प्रूव किया था कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं तो हम कहेंगे जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब हिंदी में कहें तो त्रिक की फॉर्म में होते हैं। आनुवंशिक कोड के जो लक्षण हैं, इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है यही कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। बात आती है ट्रिपलेट का क्या मतलब है। ट्रिपलेट का मतलब एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो ट्रिपलेट का मतलब हम लिखें तो एक कोडोन 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कई बार ये बात हमने बोली है। अच्छा, जो एक अमीनो अम्लों का संकेत देता है या एक अमीनो अम्लों को कोड करता है। कोड करने से मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन बनाते टाइम उन 20 में से कौन सा आएगा उसका निर्धारण करते हैं। क्लियर। अच्छा, एक कोडोन में कितने होते हैं? 3 नाइट्रोजन बेस। एक क्वेश्चन लेते हैं, एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस 90 है। नाइट्रोजन बेस 90 है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने कोडोन बन सकते हैं। अच्छा, यहां से लेके यहां तक ऐसे बनाते जाए तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 चलते गए ऐसे 90 नाइट्रोजन बेस है। कितने हैं? 90 है। अब बताओ 90 है, इन 90 में हमें कोडोन बनाना है, तो बताओ 3 से 1 बनेगा, जानते सभी। फिर अगले 3 से 1 बनेगा, तो 90 है, डिवाइड बाय कितने से कर दें? 3 से। अच्छा, 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक को कोड करते हैं, और 90 डिवाइड बाय 3 करें कितना आएगा? 30। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोडोन्स 30 बनेंगे। नाइट्रोजन बेस 90 है तो कोडोन्स 30 बनेंगे, और जितने कोडोन्स होते हैं इतने अमीनो अम्लों का निर्धारण किया जा सकता है। यानी मैक्सिमम अमीनो अम्ल जो निर्धारित किए जा सकते हैं वो 30 किए जा सकते हैं। क्लियर। तो ये बात हमने समझी, और ये बात तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जेनेटिक कोड में एक कोडोन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 3 होते हैं। और हमने समझा था, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल प्रूफ करना बहुत चैलेंजिंग काम था, बहुत ही मुश्किल काम था। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल करके ये सब देखा गया था कि एक कोडोन के अंदर 3 ही नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आती है लगभग सार्वत्रिक, नियरली यूनिवर्सल। लगभग सार्वत्रिक से मतलब क्या है? इस विश्व में कई सारे जीवधारी हैं, बहुत सारे जीवधारी है। प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एनिमल है, बर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, अब जितने भी जीवधारी है सब के अंदर समान बात है। समान बात से क्या मतलब है कि सेम कोडोन सेम अमीनो अम्ल का ही निर्धारण करता है, चाहे जीवधारी कोई सा भी हो, कोई भी जीवधारी हो। हम अपनी बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे बैक्टीरिया की बात करें, अगर हमारे अंदर यू एग्जांपल सुनना, यू फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, तो पूरे विश्व में जितने भी जीवधारी है सबके अंदर यू फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। सबके अंदर समान है, पूरे विश्व में समान है, इसलिए इसको कहा गया सार्वत्रिक। सब में एक जैसा होता है, सब तरफ एक जैसा है, सार्वत्रिक होता है। यानी सार्वत्रिक का मतलब सभी जीवों में, सब आगे इसमें प्लांट, एनिमल, सब एक कोडोन एक समान अमीनो अम्लों का ही कोड लेखन करता है। एक कोडोन एक समान अमीनो एसिड, समान मतलब एक ही जैसे अमीनो एसिड का कोड लेखन करता है। एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। बैक्टीरिया में देखा गया यू, कौन सा? यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। तो मुझे बताओ प्लांट में किसको कोड करेगा? आप ही बताना। यस, अगर प्लांट में देखा जाए तो यू फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। प्लांट में भी इसी को कोड करेगा क्योंकि सब जगह एक जैसा है। अगर हम एनिमल में देखें तो यू फिनाइल एलेनिन को ही कोड कर रहा है। मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सबके अंदर ये कोडोन
समान अमीनो अम्ल का ही कोड कर रहा है। पूरे विश्व में एक जैसी बात चलती है, सब में एक जैसा है, मतलब ये सार्वत्रिक होता है। क्लियर? अब बच्चों ये बात सार्वत्रिक है। अगर मैं यहां किसी पक्षी का नाम दे देता तो उसमें भी यू 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 फिनाइलेन कोई कोड करता, किसी का भी नाम दो, सब में ये सेम कोई कोड करता है। ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन आता है। अच्छा, इसके एक्सेप्शन कहां है, अपवाद कहां है? इसका अपवाद देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कोडोन में गड़बड़ है, सब में नहीं, कुछ कोडोन में। इसी तरह से कुछ प्रोटोजोन्स में, कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर भी ये गड़बड़ देखी जाती है। जैसे अगर मैं यहां पर बैक्टीरिया में देखूं, ढंग से सुनना सब, बैक्टीरिया में UGA, बताओ बच्चों कौन सा कोडोन है? वेरी गुड, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन क्या काम करता है, क्यों इसको स्टॉप कोडोन कहते हैं, इसको हम समझेंगे भी आगे। अभी बस इतना ध्यान रखो, बैक्टीरिया में UGA स्टॉप कोडोन है। तो मैंने कहा प्लांट में UGA, बताओ क्या होगा बच्चों? स्टॉप कोडोन नहीं होगा। मैंने कहा एनिमल्स में UGA, स्टॉप कोडोन नहीं होगा। अच्छा, सब में स्टॉप कोडोन क्यों होगा? हाँ, सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, तो सब में एक जैसी बात तो चलनी ही है। अब मैंने यहां पर आपसे कहा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बताओ UGA क्या होना चाहिए? स्टॉप कोडोन होना चाहिए। कंसेप्ट तो यही कह रहा है, अरे सब में एक जैसा है तो यहां पे भी यही होना चाहिए था। लेकिन अपवाद स्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर UGA स्टॉप कोडोन के बजाय ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। गड़बड़ है, किसको कोड कर देता है? ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। ये बच्चों यहां पर गड़बड़ी करता है। इसी तरह से कुछ प्रोटोजोन्स में ये कोडोन वही सेम ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। बताओ UGA का सामान्य कार्य स्टॉप कोडोन है, सामान्य लिए चेन को रोकता है, स्टॉप कोडोन है, लेकिन इन दोनों में गड़बड़ करता है, और गड़बड़ करता है इसलिए अपवाद माना गया है। तो इसको अपवाद क्यों कहा गया है? क्योंकि इनमें मिस्टेक देखी गई है, इसीलिए इसको लगभग सार्वत्रिक कहा गया। 100% सार्वत्रिक नहीं है, लगभग सार्वत्रिक होते हैं, बस कहीं कहीं पे इसके अपवाद देखे जाते हैं। इसका अपवाद है। अच्छा, और ये सोचना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा नहीं कि हर जगह गड़बड़ होती है, बस इसी कोडोन में गड़बड़ होती है। टोटल कोडोन अगर हम ट्रिपलेट लेके चलते हैं 64 होते हैं, 64, तो 64 में से बस इसी में ही गड़बड़ है। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता, यहां लिखता बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, यहां लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और मैं कहता माइटोकॉन्ड्रिया में UUU, बताइए बच्चों किसको कोड करेगा? तो यहां पर UUU फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, फिनाइलिन को ही कोड करेगा। मतलब यहां गड़बड़ नहीं है। कौन से कोडोन में गड़बड़ की? तो याद रखना UGA में। आप तो ये कोडोन का नाम भी मत ध्यान रखो, आप तो बस ये 2 एग्जाम्पल याद रखना। आपकी NCERT में एग्जाम्पल लिखे, तो आप लोग जब जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी NCERT में पढ़ोगे तो वहां पे ये दोनों अपवाद लिखे हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। तो हमने क्या सीखा? सबके अंदर एक जैसा होता है, सेम कोडोन सेम अमीनो अम्ल को कोड करता है, यहां अपवाद है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया एग्जाम में। क्वेश्चन बच्चों इस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया कि CCC, ये CCC पक्षियों के अंदर बर्ड्स के अंदर प्रोलीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? प्रोलीन को। तो बताइए यही CCC बैक्टीरिया के अंदर CCC किसको कोड करेगा? पक्षी में ये प्रोलीन को कोड करता है, तो बताओ बैक्टीरिया में किसको कोड करेगा? बताओ बच्चों आंसर। यस, ये प्रोलीन को ही कोड करेगा। कैसे पता किया? सार्वत्रिक है, तो ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे कि ये इसको कोड कर रहा है। अच्छा, मैं यहां बैक्टीरिया के बजाय प्लांट दे देता, तो प्लांट में भी ये प्रोलीन को ही कोड करता। किसी का भी नाम दिया जाए, सबके अंदर ये सेम बात चलती है, और सेम चलेगा मतलब सार्वत्रिक ही होता है। अरे बात समझ में? बस आप ये दोनों अपवाद ध्यान रखिए। अब बच्चों ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि लगभग सार्वत्रिक होते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ने में समझने में बहुत आसान है और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, सार्वत्रिक वाली बात है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज, इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, मतलब इसकी उपयोगिता बहुत अच्छी है। इस प्रॉपर्टी का एक बड़ा फायदा क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाता हूं। यहां पर बच्चों ये मान लीजिए ह्यूमन सेल है, क्लियर। अब ह्यूमन सेल ने के अंदर ये ह्यूमन की जीन थी, मानव की कोशिका में मानव की जीन है। इस जीन से यहां पर ये बन गया RNA, वही HNRNA बना, फिर mRNA बना, इसके ऊपर ये कोडोन्स लगे हैं। अब बताना, मानव के अंदर AUG सभी जानते हैं किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। AUG मिथियोनिन को कोड करता है। कई बार ये बात आई है, ये स्पेशल कोडोन आप याद भी रखो बेटे। AUG मिथियोनिन को कोड करता है। GGG, हाँ GGG का काम होता है ग्लाइसिन को कोड करना। UUU का काम होता है फिनाइलिन को कोड करना।
और फाइनली बच्चों यहां पर यह प्रोटीन तैयार होगा। ऐसे चलते जाएंगे और यह प्रोटीन तैयार हुआ किसकी कोशिका में? मानव की कोशिका में, मतलब अपनी सेल में यह प्रोटीन बना। अब बच्चों हम चाहते हैं कि यह प्रोटीन किसी अन्य जीवधारी में भी बनाया जाए, जैसे बैक्टीरिया में बनाया जाए या किसी यीस्ट में बनाया जाए। तो अब हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा कि यहां से इस जीन को उठाएंगे और इस जीन को उठा के किसी अन्य जीवधारी में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे यहां से इस जीन को उठाया और यह बच्चों कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, अन्य जीवधारी है। अब इस जीवधारी के अंदर इस जीन को उठा के यहां डाल दिया। मुझे बताओ क्या किया हमने? मानव की जीन को अन्य जीवधारी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, यह अन्य जीवधारी के अंदर ट्रांसफर किया। अब बताओ इस अन्य जीवधारी के अंदर यहां पर हमें चेक करना है कि प्रोटीन अलग बनेगा या समान बनेगा, यह हमें चेक करना है। अब इस अन्य जीवधारी के अंदर भी यही जीन है तो सेम यही एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बना वही एयूजी, जीजीजी, यूयूयू, वही सेम वाला एमआरएनए यहां बना। अब बताना इस अन्य जीवधारी कोई भी हो, बैक्टीरिया भी हो, कोई भी हो, बताओ एयूजी किसको कोड करेगा? आंसर देना सभी। एयूजी बोलो। हां, यहां भी मिथ्योनिन को कोड करेगा। अच्छा, इसमें भी मिथ्योनिन था, इसमें भी मिथ्योनिन था, ऐसा क्यों? हां, सार्वत्रिक है। अरे जीवधारी कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एयूजी का काम मिथ्योनिन को कोड करना है तो सबके अंदर होगा, चाहे ये यीस्ट की बात करो चाहे प्लांट की बात करो, यही सेम कोड करेगा। बताओ जीजीजी यहां किसको कोड करेगा? अच्छा, ये ग्लाइसिन को कोड करेगा, क्योंकि जीवधारी कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, फिनाइलएलेनिन को यूयू कोड करेगी। तो बताओ यहां पर मिथ्योनिन, यहां मिथ्योनिन, ग्लाइसिन ग्लाइसिन, फिनाइलएलेनिन फिनाइलएलेनिन। तो बताओ यहां प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बन रहा है इस प्रोटीन से अलग बना या समान? हां, यहां जब चेक किया गया तो समान प्रोटीन तैयार हुआ। मतलब यहां की जीन उठा के यहां डाली, मानव की जीन उठा के अन्य जीवधारी में डाला, लेकिन प्रोटीन समान बना। जो प्रोटीन यहां बना वो समान ही बना, और समान इसीलिए बनता है, समान इसीलिए बनता है क्योंकि जेनेटिक कोड सार्वत्रिक है। अरे ये सार्वत्रिक थे, यहां पर भी तो एयूजी मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। सोचो, ऐसा होता नहीं है। यहां पर जीजीजी किसी और को कोड करता, यूयूयू फिनाइलएलेनिन के अलावा किसी और को कोड करता, तो प्रोटीन अलग बन जाता। यह समान प्रोटीन क्यों बनाया? क्योंकि चाहे मानव की बात करें या अन्य जीवधारी की बात करें, सेम कोडॉन सेम ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। मतलब यह सब हर जगह सार्वत्रिक चलता है, यूनिवर्सल चलता है। जो बात बच्चों यहां समझाई, क्लियर हुई? अच्छा, इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या हुआ? अब मैं आपसे पूछूं, मानव की जीन उठाई, बैक्टीरिया में डाल दी। कहां? बैक्टीरिया, ई कोलाई में। बायोटेक में ही करेंगे हम। मानव की जीन लेंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे। अब बताओ बैक्टीरिया में प्रोटीन बनेगा, सेम बनेगा या अलग? सेम ही बनेगा, क्योंकि जेनेटिक कोड लगभग सार्वत्रिक है, और सार्वत्रिक होने की वजह से हम अपना प्रोटीन किसी अन्य जीवधारी में आसानी से बना सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, इस पॉइंट को लेके नीट में अभी भी क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि मानव का प्रोटीन अन्य जीवधारी में बनाते हैं, समान बनता है, क्यों? तो जेनेटिक कोड की सार्वत्रिक प्रॉपर्टी के कारण। तो मैंने कहा था ना, प्रॉपर्टी पढ़ने में तो छोटी है, लेकिन उपयोग इतना बड़ा है कि हम अपना प्रोटीन किसी अन्य जीवधारी में बना सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो प्रॉपर्टी आपको समझाई, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और इसको कहीं पर लिख भी लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मानव की जीन को उठाकर किसी अन्य जीवधारी में डालने पर समान प्रोटीन का ही निर्माण होगा। यह जेनेटिक कोड की यूनिवर्सल सार्वत्रिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। मानव की जीन को उठाकर अन्य जीवधारी में डाला जाए तो समान प्रोटीन का ही निर्माण होगा, और यह समान का ही क्यों निर्माण होता है? क्योंकि जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होते हैं। तो यह पॉइंट बच्चों आप लोग नोट भी करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर? अभी तक मैंने आपको दो प्रॉपर्टी समझा दी है। क्या क्या समझा दिया है? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, क्लियर, और दूसरा लगभग सार्वत्रिक होते हैं। चलिए बच्चों अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं अतिव्यापन विहीन, नॉन ओवरलैपिंग। इसको आप इंग्लिश में ध्यान रखो, ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा। नॉन ओवरलैपिंग, या हिंदी में कहूं तो अतिव्यापन नहीं होना चाहिए, अतिव्यापन विहीन। अब यह क्या होता है? एक नाइट्रोजन क्षारक केवल एक कोडोन का ही घटक होता है। एक नाइट्रोजन क्षार एक कोडोन का घटक होना चाहिए, किसी दो में वो भाग नहीं लेना चाहिए। इसके कुछ अपवाद होते हैं कुछ वायरस वगैरह में। पहले इस प्रॉपर्टी को हम समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है। क्लियर? आपको समझाने के लिए ये बच्चों मैंने एमआरएनए को बनाया, इसके अंदर एयूजी, सीयूए ऐसे कोडोन है।
अब बच्चों एक कोडोन में आप जानते हैं कितने नाइट्रोजन बेस, 3। ये तीन मिलकर एक अमीनो एसिड का निर्धारण करेंगे, AUG मिलकर, तो 3 ने मिलकर एक कोडोन बनाया। तो यहां जब कोडोन बनाते हैं कौन सी कंडीशन में, अति व्यापन विहीन, मतलब नॉन ओवरलैप। इसको मैं यहां इंग्लिश में भी लिख देता हूं, नॉन ओवरलैप है, अति व्यापन विहीन है। इसमें बच्चों बताइए पहला कोडोन कौन सा बनेगा, AUG, फिर अगले इन 3 से मिलकर बनाओ, बनेगा CUA। अरे 3 के जोड़े बनाना है, सीधी बात है। फिर अगला कोडोन आप बोलो अब, हाँ वेरी गुड, GUC। अच्छा कितने कोडोन बन गए, 3। ये सामान्य कंडीशन में इन 3 ने मिलकर एक बनाया, इन 3 ने मिलकर एक बनाया, फिर इन 3 ने मिलकर एक बनाया, 3 का जोड़ा बना दिया। ये अतिव्यापन विहीन की कंडीशन है। अब बच्चों यहां पर हमने समझने के लिए लिया कि मान लो अतिव्यापन होता, मतलब यहां पर मैंने लिख दिया कि ओवरलैपिंग होती। अगर ओवरलैपिंग होती और मैंने पहला कोडोन बनाया, क्या लिखा, AUG, इन 3 ने मिलकर बना दिया। अब बताओ 3 ने मिलकर बना दिया तो अगले से शुरू करें, लेकिन यहां पर क्या किया, अगले से शुरू ना करके ये तो पहला कोडोन बनाया और दूसरा यहां से शुरू कर दिया। अब यहां से शुरू कर दिया और दूसरा यहां से शुरू कर दिया, तो अब दूसरा कोडोन क्या बना, UGC। तो ये जो UG आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से देखना, ये यही UG पहले में भी आ गया और यही वाला UG दूसरे में भी आ गया। UG पहले में भी आ गया और दूसरे में भी आ गया। तो ये UG पहले और दूसरे दोनों में क्या कर रहा है, अतिव्यापन कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अतिव्यापन नहीं होना चाहिए। यह बच्चों प्रॉपर्टी कहलाती है। बात समझ में, मतलब 3 ने मिलकर एक बनाया, फिर अगले 3 से अगला बनाओ। अगर बीच में से शुरू कर देंगे तो ये नाइट्रोजन बेस पहले का भी भाग हो गया और दूसरे का भी हो गया, तो दोनों में ये अतिव्यापन कर दिया, ये गलत है। तो हम क्या समझे, 3 ने मिलकर बना दिया तो बीच से शुरू नहीं करना, अगले से शुरू करो, मतलब C से यहां से शुरू किया जाए ताकि अगला कोडोन तैयार हो। बात समझ में, बीच में चालू करते ही अतिव्यापन हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन देता ये mRNA है, इससे कोडोन बनाओ, और कोडोन कौन से बनाने, अतिव्यापन विहीन बनाना है। कितने कोडोन बनाओगे बच्चों, ये 3 बना लोगे, बहुत अच्छे। लेकिन मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, मैंने कहा अतिव्यापन के केस में बनाओ। क्वेश्चन आता है ऐसा कि अतिव्यापन के केस में बनाओ, अब कितने कोडोन संभव है। तो यहां पर अगला केस ले लिया कि अतिव्यापन में संभावित कोडोन क्या होते हैं। अतिव्यापन में अगर संभावित कोडोन निकाले जाए कि क्या क्या यहां पर संभावना हो सकती है, चेक करते हैं। सबसे पहला यहां पर चेक करें तो सबसे पहला AUG, मतलब वही पहला AUG। बताओ दूसरा, अतिव्यापन में भी पूछा जाए तो पहले तो बच्चों सामान्य जो कोडोन बनते बनाओ। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको सोल्व करने के लिए, सबको फिर उसके आंसर आने चाहिए। एक बार समझो अच्छे से, 3 ने मिलकर ये पहला बना दिया, क्लियर। अब फिर अगले 3 ने मिलकर CUA ने मिलकर दूसरा बना दिया, और फिर अगले 3 ने मिलकर ये तीसरा बना दिया। मतलब पहले जो सामान्य बनते हैं 3 के जोड़े से, वो बना लो, कोई दिक्कत। मतलब ये पहला बना लो, दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, ये सामान्य बना लिया। अब बच्चों यहां पर क्या करना, अब यहां पर अभी हमने क्या सीखा, हमने यहां पर अभी सीखा था कि इन 3 ने 1 2 3 ने मिलकर बना दिया। अब क्या करना है कि यहां पर एक नाइट्रोजन बेस को हटाओ, और फिर 3 के जोड़े से बनाते जाओ। इसको हटाओ और यहां से अब बना लो अगला। बताइए क्या बना, UGC, और ये कौन से नंबर का आ जाएगा, चौथा। तो चौथे नंबर का आ गया UGC, बना लेंगे। अच्छा अब पांचवा यहां से चालू कर देंगे, UAG, ये हो गया पांचवा, तो ये पांचवा नंबर का UAG हो गया। अब इन 2 से तो बनेगा नहीं क्योंकि 3 से बनता है। अब हमने क्या किया, एक हटा के फिर बना लिए। अब बच्चों फिर क्या करना कि यहां पर अभी कितना हटाया था, 1। अब यहां पर क्या कीजिए कि इस 2 को हटा लो, और फिर यहां पे ऐसे जोड़ा बनाते जाओ। ये जोड़ा बनाया तो बताओ ये नंबर हो गया 5 के बाद छठा नंबर कौन सा, GCU, यही GCU। उसके बाद यहां पर इसको मिला के, अगले 3 को मिला के, फिर ये 7वें नंबर का बन गया AGU। तो यहां पर ये 7वें नंबर का आ जाएगा AGU, 7वें नंबर का AGU आ गया। अब बताओ फिर कितना बचा, 1 बनेगा नहीं। हमने क्या किया, पहले सामान्य 3 बनाने थे, मतलब सामान्य जितने बनते हैं पहले सामान्य बनाओ, 1 को क्रॉस करके फिर 3 के जोड़े बनाओ,
2 को क्रॉस करके 3 के जोड़े बनाओ, लेकिन अब इस तीसरे को क्रॉस करके नहीं बनाना, क्योंकि तीसरे को क्रॉस करके बनाओगे तो फिर ये तो पहले जैसे बनते जाएंगे। तो कैसे बनाना, एक बार फिर सुनो। पहले सामान्य जितने भी बनते हैं वो बनाओ, सामान्य जितने भी बनते हैं वो बना लिए, फिर 1 क्रॉस करके 3 के जोड़े, 2 क्रॉस करके 3 के जोड़े बनाओ, और इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। सामान्य कोडोन इसमें 3 ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अतिव्यापन के केस में पूछ ले, ओवरलैपिंग के केस में पूछे, तो यहां आंसर 3 नहीं 7 आ जाएंगे। तो अतिव्यापन विहीन के केस में 3 है, अतिव्यापन के केस में इस क्वेश्चन में 7 आंसर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन में आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, कर लोगे सोल्व? चलिए ट्राई करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। एक mRNA के नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम है CUG, AUA, GUU, CGU, ये जो लिखा हुआ है, इससे कितने कोडोन बन सकते हैं यदि आनुवांशिक कूट हो? 2 कंडीशन दे रहे हैं, पहला नॉन ओवरलैप हो और दूसरा ओवरलैप हो। मतलब नॉन ओवरलैप और ओवरलैप के केस में कितने कितने कोडोन यहां बन सकते हैं, आपको इसका आंसर देना है। कर सकते हैं सोल्व? तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, कीजिए ट्राई बच्चों। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, रोक दो थोड़ी देर के लिए, और फिर आप सोल्व करो। दोनों केस में आंसर निकलना है और सबका आंसर आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कि कैसे इसको सोल्व किया जाए। पहले अतिव्यापन विहीन में बनाते हैं, चलो चेक करते हैं। अतिव्यापन विहीन में ये बच्चों यहां पर 1 2 3 4 ये जो कोडोन दिया छेद बनाए। पहले आया नॉन ओवरलैप, नॉन ओवरलैप मतलब वही अतिव्यापन विहीन। इसमें पहला कोडोन बच्चों क्या आएगा? CUG, दूसरा AUA, तीसरा GUU और चौथा CGU। मेरे ख्याल से इसका आंसर आ गया 4, और ये सबका सही होगा। अरे भाई 3 के जोड़े तो बनाने थे, सबका आंसर आ चुका है। अगला चेक करते हैं ओवरलैप। ओवरलैपिंग में चेक करें क्या सिखाया। ओवरलैपिंग में भी पहले तो ये सामान्य वाले ही बनाना है, ओवरलैपिंग में भी पहले तो सामान्य वाले, मतलब यहां पर भी पहले तो ये सामान्य वाले, पहला कोडोन वही CUG, पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, और फिर ये चौथा। ये 4 तो वही बन गए। अरे 1 2 3 4 ये तो सामान्य बन गए। अब क्या करोगे आप बताओ, क्या करें? वेरी गुड, एक को हटा के क्या करो, इस एक को हटा के अब 3 के जोड़े बनाओ। बनाओ बच्चों जोड़े। यहां पर अगर हम जोड़े बना के देखें, यहां पर एक को हटा के अब जोड़ा बनाया, यहां पर इनको मिला के बनाया तो बन गया UGA 5वें नंबर का, फिर आएगा UAG, UAG 6ठे नंबर का, फिर आएगा UUC 7वें नंबर का। अब 2 से तो बनेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5 6 7, 4 तो ये बन गए, 5 6 7। कितना हटाया था? 1। अब क्या करेंगे बच्चों? 2 हटा के बनाएंगे। 2 हटा के बनाते हैं, बताइए। ये 3 मिलकर फिर 1 बनाएगा, तो ये हो जाएगा 7वें नंबर का, सॉरी 8वें नंबर का। 8वें नंबर का क्या आएगा? GAU आ गया। 9वें नंबर का यहां से आ जाएगा AGU, और ये बच्चों यहां पर ये आ जाएगा 10वें नंबर का UCG। क्लियर? अब 1 बचा तो उससे बनेगा नहीं। पहले क्या किया? 1 हटाया, फिर 2 हटाया। अच्छा, तीसरा हटा के नहीं बनाना, क्योंकि फिर तो ये सेम आते जाएंगे। तो क्या किया? पहले नॉर्मल लिखे, ये नॉर्मल लिखे, 1 हटा के लिखे, फिर 2 हटा के लिख दिए। यही तो किया हमने। अब यहां पे टोटल चेक करो, कितने बन गए? 10। तो इस केस में टोटल आंसर आ जाएंगे 10। यानी नॉन ओवरलैप में आंसर आएगा 4, ओवरलैप के केस में आएगा आंसर 10। अब बच्चों क्वेश्चन में ओवरलैप नॉन ओवरलैप कुछ नहीं दिया, ओवरलैप नॉन ओवरलैप कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं दिया है, तो आपको आंसर 4 देना है या 10 देना है। क्या आंसर दोगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, बस कहा गया mRNA है, कोडोन बनाओ। हां, आंसर हमें 4 देना है, क्योंकि हमारी मेन प्रॉपर्टी है नॉन ओवरलैप। ये तो अपवाद है, ओवरलैपिंग तो होना नहीं चाहिए, ये तो गड़बड़ है। तो कुछ नहीं कहा जाए तो आप नॉन ओवरलैप के हिसाब से, मतलब सामान्य रूप से यहां 4 कोडोन बने, तो यही आंसर देख के आना है। हां, क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दे कि अतिव्यापन के केस में निकालो, तब तो फिर इस तरह से आप सोल्व करके 10 आंसर निकाल देंगे। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अतिव्यापन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ वायरस के अंदर, अभी लिखा था हमने, कुछ वायरस के अंदर यह अतिव्यापन देखी जाती है। उन वायरस में देखी जाती है जिनमें नंबर ऑफ जीन्स बहुत कम है, बेस पेयर बहुत कम होते हैं। बेस पेयर ही बहुत कम है तो जीन्स कम बनती है, तो जीन्स के नंबर को बढ़ाने के लिए वो अतिव्यापन कर लेते हैं। वैसे अतिव्यापन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ वायरस के अंदर ऐसा देखा गया है।
जो बात यहां पर समझाई, कितनी प्रॉपर्टी समझ चुके हैं? वेरी गुड, 3। अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, चौथा, कोमा विहीन, कोमालेस। कोमालेस का मतलब होता है निकटवर्ती कोडोन्स के मध्य, जो पास पास कोडोन होते हैं, कोई कोमा, कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। कोई कोमा, कोई अवकाश मतलब कोई भी नाइट्रोजन बेस यहां पर छूटना नहीं चाहिए, कोई कोमा नहीं आना चाहिए, कोई बीच में पंक्चुएशन नहीं आना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक कोडोन के सतत क्रम में निकटवर्ती कोडोन को पढ़ा जाए, मतलब लगातार पढ़ना है, बीच में नाइट्रोजन बेस को छोड़ना नहीं है, कोमा नहीं लाना है। क्लियर? अगर आपने न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया, बीच में एक को हटा दिया या जोड़ दिया, तो संपूर्ण आनुवंशिक कोड, आगे के संपूर्ण आनुवंशिक कोड बदल जाएंगे। अब ये सब क्या होता है इसको हम समझते हैं, ये तो पॉइंट है। अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। समझाने के लिए बच्चों ये mRNA लिया, क्लियर? और मैंने कहा इससे कोडोन बनाओ। यहां पर जब आप सामान्य कोडोन बनाओगे, बताओ बच्चों, आप ही बताना, पहला बनाओ, 3-3 के जोड़े बनाओ। पहला क्या बनेगा? AUG। अरे ये 3 से मिलकर AUG आ गया। अब दूसरा बनाओ, सोच समझ के आंसर देना। क्या U से बनाए? नहीं, क्योंकि इस U से अगर बनाना चालू कर दे तो हाँ, अति व्यापन हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा? अति व्यापन नहीं होना चाहिए, मतलब इस U से तो नहीं बनाना। तो फिर बताओ कहां से चालू करें? इन 3 ने मिलकर बना दिया, तो फिर अगले से शुरू करें। अगला मतलब कौन आ रहा है? C आ रहा है, तो C से ही चालू करना है। और C से चालू करके यहां पर दूसरा बन गया CUA, मतलब अगले से चालू करना है। यानी ऐसा नहीं सोचना कि ये जो C4 केट होता है, C4 केट, ये मुझे अच्छा नहीं लगता तो आप इसको छोड़ दो। छोड़ना नहीं, अगर 3 ने मिलकर बना दिया तो फिर अगले से ही चालू करना है। अगला C है तो C से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? अब बताओ, इन 3 ने मिलकर बनाया, फिर इन 3 ने मिलकर बनाया, तो अगला आ जाएगा GUU, और फिर यहां पे अगला आ जाएगा CGU। बताओ कितने कोडोन बन गए? 4। मतलब वही सामान्य रूप से 4 बना लिए। आपने किसी भी नाइट्रोजन बेस को यहां पर ऐसे छोड़ा नहीं, आपने किसी को भी नहीं छोड़ा, लगातार पढ़ते गए। और ये लगातार पढ़ते जाना, इसी को कहा जाता है कोमा विहीन। कोमा विहीन का मतलब बिना कोमा के लगातार पढ़ते जाना, लगातार पढ़ते जाना, यही कोमा विहीन है। मतलब सतत क्रम में हम निकटवर्ती कोडोन को पढ़ेंगे। अब खास बात क्या है, अगर किसी न्यूक्लियोटाइड को हटा दे तो क्या होगा? मान लीजिए गलती से, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलती से हमने क्या किया, इस C को, ये जो C आपको दिखाई दे रहा है, इस C का यहां पर डिलीशन कर दिया। डिलीशन मतलब हटा दिया। इस C को हटाया गया। अब सोच लो, C को मैं क्रॉस कर रहा हूं, हटा रहा हूं, C को हटा देते। अगर C को हटा दिया तो अब बताना, पहला कोडोन, वेरी गुड, पहला तो AUG आएगा। अब C को भूल जाओ, दूसरा कोडोन क्या बनेगा बच्चों? UAG। अरे यही तो बनेगा, C को तो भूल गए, गलती से हमने C को छोड़ दिया या उसको हटा दिया। अच्छा, तीसरा कोडोन CA, यहां से लेके यहां तक UAG आ गया। अब बनेगा UUC। अच्छा, UUC ने मिलकर बना दिया, फिर GU बनाई नहीं। आपने क्या देखा? सामान्य कोडोन पहले AUG था, अभी भी AUG है। अब क्या देख रहे हैं? पहले दूसरे नंबर का कोडोन CUA था, लेकिन अब UAG आ गया। सेम रहा या बदल गया? बदल गया। तीसरे नंबर का कोडोन GUU था, यहां UUC आ गया। अरे ये भी तो बदल गया, मतलब यहां पर आगे के कोडोन परिवर्तित हो गए। हमने क्या पढ़ा? जहां ये डिलीशन हुआ, जहां इसको हटाया, हटाते ही आगे के पूरे कोडोन बदल जाएंगे, आगे के सब बदल जाते। तो हमने क्या पढ़ा? जैसे ही एक को हटाते आगे के सारे परिवर्तन होंगे। अगर आगे यहां और भी कोडोन हैं, सब बदलते जाएंगे। यानी किसी भी नाइट्रोजन बेस को हटाना नहीं है, क्योंकि हटाते ही जहां हटाया उसके बाद के चेंज होंगे, पहले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले में कोई चेंज नहीं होता है। जहां हटाते हैं उसके बाद के सारे चेंज होते जाएंगे, और एक नहीं, जितने हैं सब बदलेंगे। तो सारे के सारे यहां पर चेंज होते जाते हैं, सारे के सारे यहां पर बदलते जाएंगे। अच्छा, इस बार क्या किया? यहां पे बच्चों इसको हटाया नहीं, C को तो रहने देते हैं, चलो इसको तो रहने देते हैं। अब यहां पे हटाते नहीं है, और यहां पर क्या करते हैं, बीच में इस जगह पर A को जोड़ा गया, इस जगह पर A को जोड़ा जाता है। अब यहां ये मान के चलो कि हमने ऐसे यहां पर A चिपका दिया, और अब कोडोन बनाए। अब जब कोडोन बनाएंगे तो यहां पर पहला कोडोन AUG, अरे यही AUG आ जाएगा। अब ये मान के चलो कि यहां पर A प्रवेश कर गया, तो यहां दूसरा आ जाएगा ACU, दूसरा आ जाएगा ACU, तीसरा आ जाएगा AGU, चौथा आ जाएगा UCG। अब फिर वही कंपेयर करें, A को जोड़ते ही बताओ, पहले वाला AUG वही AUG सामान्य रहा, लेकिन दूसरा CUA से ACU हो गया।
सेम या चेंज, चेंज। तीसरा वाला चेक करो, चेंज। चौथा वाला चेक करो, चेंज। तो आगे के जहां ये ऐड हुआ उसके आगे की पूरी फ्रेम चेंज हो जाती है, मतलब यहां पर भी ये बच्चों सब परिवर्तन हो गया, चेंजेस हो गए। तो हमने क्या सीखा? जितना हमने अभी सीखा उसकी समरी में आपको दूं। अगर नाइट्रोजन बेस को ऐड करे मतलब जोड़े, या किसी नाइट्रोजन बेस को हटाए, तो जहां ये हटाया या जोड़ा जाता है उसके आगे के चेंज होते, उससे पहले नहीं। जहां ये हटाते जोड़े उसके आगे के परिवर्तन होता है, और एक नहीं, आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाती है। यहां की ये फ्रेम, ये फ्रेम, ये फ्रेम, पूरी फ्रेम में परिवर्तन आ जाता है। तो फ्रेम में परिवर्तन आ जाता है तो इसी को स्पेशल लिखा भी जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये एक तरह का बच्चों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही है, मतलब ये एडिशन और डिलीशन से पूरी फ्रेम बदल जाती है। इसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो मुझे बताओ, हमने जो अभी सीखा, जब भी कोई एमआरएनए दे तो एमआरएनए देते ही आप लोगों को उसको लगातार क्रम में कोडोन बनाना है। किसी भी नाइट्रोजन बेस को ना तो छोड़ना है, ना किसी को हटाना है, ना किसी को जोड़ना है, क्योंकि हटाते ही जोड़ते ही जहां ये हटा या जुड़ा उसके आगे के सारे चेंज होते, पहले में चेंज नहीं होते। बात समझ में? एक क्वेश्चन बच्चों आपको समझाने के लिए अभी यहां पे हम लेंगे। समझाने के लिए मैंने ये कह दिया कि इस एमआरएनए में ये 24 नंबर का कोडोन है, ये 25 नंबर का है, ये 26 है, ये 27 है। अब 26 नंबर वाले में यहां पर चेंज कर दिया। कौन से नंबर में? सॉरी, 25 नंबर में चेंज कर दिया। यहां 25 में ग्वानिन को जोड़ दिया। तो बताओ, सभी बदल जाएंगे? नहीं। अच्छा, सभी नहीं बदलेंगे। ये जो स्टार्टिंग के यहां पर 24 होंगे, क्या ये बदलेंगे? नहीं। जहां ये गड़बड़ हुई उसके बाद के, तो 25 के बाद के सारे चेंज हो जाएंगे। इससे पहले जो 24 थे वो तो ऐसे सच रहेंगे। जहां ये गड़बड़ हुई उसके आगे के सारे बदल जाते हैं। इस पे आधारित मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो कि नीट में आ चुका है। आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करना है, कर लोगे? चलो सोल्व करते क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों ये दिया गया आपके सामने। यदि किसी आरएनए में 999 क्षारक है जो 333 अमीनो अम्ल वाले प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं, उनके 901 नंबर पर स्थित क्षारक का विलोप हो जाता है, मतलब डिलीशन हो जाता है। इससे उस आरएनए की लंबाई 998 क्षारकों वाली होती है। इसमें कितने कोडोन बदल जाएंगे? क्वेश्चन सीधा से इतना है। क्या पूछ रहा है? एक एमआरएनए में 999 नाइट्रोजन बेस से 901 नंबर का डिलीट कर दिया तो कितने में परिवर्तन आ गया? ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हाँ, पहले अच्छा आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए, इनमें से चेक करके बताना है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको समझाने के लिए ये बच्चों यहां पर ये एमआरएनए बना रखा है। क्लियर? इस एमआरएनए में ये नाइट्रोजन बेस नंबर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, चलते गए। यहां पर ये वाला 900 नंबर का है, ये 901 नंबर का है, ऐसे ये लास्ट वाला 999 नंबर का है। अब बताओ, इस एमआरएनए में टोटल नाइट्रोजन बेस गिनते जाओ, इसे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते गए, टोटल 999 है। क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कौन से नंबर का नाइट्रोजन बेस डिलीट कर दिया? कौन से? हाँ, 901 नंबर का डिलीट किया है। ये कहा है 901 पर स्थित क्षारक का विलोप किया गया, ये वाला डिलीट किया गया। अगर बच्चों में यहां से लेके एंड तक आपसे पूछता कि कितने कोडोन बनेंगे, बना सकते हो। 999 नाइट्रोजन बेस है, अगर यहां पर हम कोडोन बनाए पूरे में तो 999 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि इन 3 से एक कोडोन बनेगा, फिर अगले 3 से एक बनेगा, तो 3 से डिवाइड किया, टोटल 3 बने। क्लियर? अब ये जो है यहां वाला, ये वाला डिलीट कर दिया, ये वाला डिलीट कर दिया, यहां डिलीट कर दिया। तो बताओ, यहां तक अगर मैं पूछूं, यहां तक 900 तक पूछूं, तो बताइए यहां शुरुआत से लेकर 900 तक में अगर हम यहां पर निकाले तो 900 डिवाइड बाय 3 टोटल 300 कोडोन बनेंगे। अरे यहां तक 300 बन जाएंगे। 333 में से ये बन गए 300, तो बचे हुए, हाँ हम कह सकते हैं कि ये जो बचे होंगे 99 है, डिवाइड बाय 3 मतलब 33। अरे 33 ही तो बचेंगे। यहां से लेके यहां तक 99 है तो 33 बचेंगे, और दोनों को जोड़ोगे तो 300 और 33 333 हो गए।
अब हमने क्या सीखा, 1 मिनट पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से आना चाहिए। 901 वाला डिलीट किया, हमने सीखा जहां ये डिलीट होता है उसके पहले के बदलते हैं या बाद के, बोलो बच्चों, जहां डिलीट होता उसके, हां जहां डिलीट होता उसके बाद के सारे बदलते हैं। तो बताओ कितने में बदलाव आएगा, 33। अरे ये तो वही के वही रहेंगे, ये डिलीट हुआ तो इसके आगे में गड़बड़ आती जाएगी, और आगे कितने कोडन बनेंगे, 33। लास्ट वाले कोडन में आप देखोगे तो 2 ही बनेंगे, अरे 2 ही नाइट्रोजन बेस बनेंगे, ये भी तो एक गड़बड़ है, बदल गया हो, 2 ही बचे, एक बदलने वाली बात है। तो टोटल 33 के अंदर बदलाव आएगा, मतलब हम आंसर दे सकते हैं कि इसमें 33 कोडन के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी, ये यहां पर बदल जाएंगे। क्लियर? तो कैसे यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया, क्लियर हुआ बच्चों? सीधी सी बात है, जो नंबर का डिलीट हुआ उसके आगे के बदल जाते हैं, तो आगे 33 थे वो बदल जाएंगे। अभी तक मैंने जेनेटिक कोड की आपको 4 प्रॉपर्टी समझा दी है। क्या क्या पढ़ा दिया है? ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं, अतिव्यापन नहीं होना चाहिए, और चौथा कोमालेस होना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर नाइट्रोजन बेस को हटा दोगे, जहां हटाते हैं उसके आगे के सारे गड़बड़ हो जाते हैं। बात समझ में बेटे? और इससे एक म्यूटेशन हो जाता है, क्या नाम दिया था उसका, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि पूरी फ्रेम आगे की बदल जाती है। क्लियर हुआ? तो ये 4 प्रॉपर्टी अभी बच्चों हमने समझी है। जेनेटिक कोड की बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी हम समझने जा रहे हैं, और 5th नंबर की ये प्रॉपर्टी आती है नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है असंदिग्ध। असंदिग्ध मतलब बिना संदेह वाला, बिना संदेह वाला, और साथ ही साथ ये विशिष्ट होते हैं। तो जेनेटिक कोड असंदिग्ध एवं विशिष्ट होते हैं। असंदिग्ध का मतलब होता है बिना संदेह के एक कोडोन एक विशिष्ट अमीनो एसिड का ही कूट लेखन करता है। मतलब एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए बना, ऐसे समझो आप। टोटल अमीनो एसिड 20 है, तो एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए बना है, बाकी 19 से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल के लिए होता है, अर्थात एक कोडोन कभी भी 2 भिन्न अमीनो अम्ल का संकेत नहीं देता है। एग्जाम्पल समझते हैं, समझाने के लिए यहां पे लिखा यू कोड करता है फिनाइलएलेनिन के लिए, सभी जानते हैं। यू किसको कोड कर रहा है, फिनाइलएलेनिन। अब मैं कहूं ये यू क्या कभी कभी मिथियोनिन को कोड कर सकता है, कभी कभी संडे को? हाँ, ये कभी भी मिथियोनिन को कोड नहीं करेगा, कभी नहीं करता। ये हमेशा किसके लिए बना है, फिनाइलएलेनिन। अच्छा, ये कहा जाए क्या ये एलेनिन को कोड कर सकता है, नहीं। क्या ये सेरिन को कोड कर सकता है, नहीं। क्या ये वैलिन को कोड कर सकता है, नहीं। मतलब ये केवल और केवल किसके लिए बना है, फिनाइलएलेनिन। तो बाकी 19 से इसको कोई लेना देना नहीं, 19 से इसको लेना देना नहीं, ये हमेशा एक के लिए बना है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। तो बिना संदेह के ये पर्टिकुलर कोई कोड करता है, इसी को कहते हैं बिना संदेह वाला असंदिग्ध, इंग्लिश में कहें तो नॉन एम्बिग्यूअस। क्लियर? अच्छा, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जीजीजी कोड। बताओ किसके लिए? हाँ, हम जानते हैं, ये कोडन आप याद भी रखें, इंपॉर्टेंट है। जीजीजी कोड करता है ग्लाइसिन के लिए। जब भी जीजीजी आ जाए समझ जाना हमेशा ग्लाइसिन को कोड करेगा। अच्छा, अब बताओ ये ग्लाइसिन को कोड करता है, क्या ये मिथियोनिन को कोड कर सकता है? कभी कभी कर सकता है, संडे को? नहीं, ये कभी कोड नहीं करेगा, ये हमेशा इसके लिए बनता है। अच्छा, क्या ये कभी कभी एलेनिन को कोड कर सकता है? नहीं। क्या ये ट्रिप्टोफैन को कोड कर सकता है? नहीं। बाकी 19 से इसको कोई लेना देना नहीं। तो बताओ ये जीजीजी किसके लिए विशिष्ट है? हाँ, ग्लाइसिन के लिए विशिष्ट होता है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, असंदिग्ध है। यानी एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए बना होता है, यह कहलाता है नॉन एम्बिग्यूअस। क्लियर? अब बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद देखा गया है। कौन सा अपवाद है समझते हैं। इसका अपवाद आता है जीयूजी कोडोन। जीयूजी कोडोन का काम होता है कि ये मिथियोनिन को भी कोड कर सकता है और वैलिन को भी कोड कर सकता है। कितना कोडोन? एक कोडोन है, लेकिन 2 अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये यहां पे गड़बड़ कर रहा है। वैसे एक कोडोन का काम एक को ही कोड करना है। सामान्य रूप से अगर मैं कहूं तो जीयूजी वैलिन को कोड करता है, सामान्यतः इसको ही कोड करता है बेटे, सामान्य रूप से। लेकिन कभी कभी रेयर केस में ये मिथियोनिन को भी कोड कर जाता है। तो एक कोडोन 2 अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, यह गलत है। और ये गलत है मतलब इस प्रॉपर्टी का ये अपवाद माना गया है। तो क्वेश्चन आएगा, नॉन एम्बिग्यूअस का अपवाद कौन सा कोडोन है? क्या आंसर दोगे बच्चों? जीयूजी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ये इसका अपवाद माना गया है। अब बात आती है
जीयू जीव सामान्य रूप से किसको कोड कर रहा था? वैलिन को। तो बात आती है फिर ये मिथ्योनिन को कब कोड करता है? ये मिथ्योनिन को कुछ विशिष्ट केस में कोड करता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कब ऐसी कंडीशन आती है कि ये मिथ्योनिन को कोड करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है इसके बारे में भी आपको आगे समझा दिया जाएगा। क्लियर? जो बात यहां पर समझे अभी इतना ध्यान रखना है। तो क्या पढ़ा? सामान्य रूप से एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए बना है। ठीक है, यहां पर ये एक अपवाद आ गया है। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी लेते हैं। छठे नंबर की प्रॉपर्टी आती है, उसको कहा जाता है आनुवांशिक कोड की अभाज्यता। ये प्रॉपर्टी सब अच्छे से याद रखना बेटे, एग्जाम में प्रॉपर्टी आ चुकी है और कई बार आ चुकी है, तो आप ये प्रॉपर्टी सब याद रखो। आनुवांशिक कोड की अभाज्यता। अभाज्यता इसे हम इंग्लिश में कहें डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इस डीजनरेसी से क्या मतलब होता है? एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडोन का होना। एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडोन का होना, इसी को कहा जाता है अभाज्यता, डीजनरेसी। मतलब एक अमाइनो एसिड है लेकिन कोडोन एक से ज्यादा हो जाए तो उसे हम डीजनरेसी कहते हैं। इसे बच्चों आप ऐसे समझिएगा, एग्जाम्पल लिया मैंने फिनाइलएलेनिन। बताओ फिनाइलएलेनिन क्या है? अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड है। इसके जब कोडोन जानते हैं तो सभी को पता है यूयूयू है, पता है सबको यूयू कोडोन है। लेकिन बच्चों इसका एक कोडोन और है और वो होता है यूयूसी। अब बताओ अमाइनो एसिड कितना? एक। कोडोन कितने? दो। एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन आ गए और ज्यादा कोडोन का आना, इसी को तो हम डीजनरेसी कहते हैं। फिर सुनना, डीजनरेसी का मतलब बोलो, एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन का होना, यह डीजनरेसी कहलाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछता आपसे, मैंने यहां पर बच्चों ऐसे पूछा आपसे, यूयूयू हमेशा इसको कोड करता है, यूयूयू हमेशा फिनाइलएलेनिन को कोड करता है, इसमें मुझे कभी संदेह नहीं है। मतलब यह प्रॉपर्टी यहां पर हो जाती है असंदिग्ध। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? असंदिग्ध। यानी ऐसे पढ़ते हैं तो डीजनरेसी, और ऐसे पढ़े तो ये असंदिग्ध हो जाएगा, नॉन एम्बिग्यूअस वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। बात समझ में? अभी जो बच्चों हम पांचवें और छठे नंबर की जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एक दूसरे के विपरीत ही है। एक एग्जांपल लो लेता हूं, मैंने यहां पे लिया ग्लाइसिन। अब इस ग्लाइसिन के कोडोन पढ़े तो इसके टोटल कोडोन हम समझे तो 4 होते। पहला तो होता है जीजीजी, ये सभी जानते हैं, लेकिन ग्लाइसिन के और भी है, जीजीसी भी होता है, जीजीए भी होता है और जीजीयू भी होता है। अब आप देखो अमीनो एसिड कितना? एक। कोडोन कितने हो गए? 4। एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन आ रहे, मतलब वही डीजनरेसी हो रही। डीजनरेसी का मतलब ये। लेकिन मैं ऐसे पूछता, जीजीजी हमेशा ग्लाइसिन को कोड करता है, जीजीजी हमेशा ग्लाइसिन को कोड करता है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। प्रॉपर्टी का नाम असंदिग्ध। यानी ऐसे पढ़ रहे हैं तो डीजनरेसी, ऐसे पढ़ रहे हैं तो असंदिग्ध, नॉन एम्बिग्यूअस। इसे बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हो, पुराने जमाने के अंदर ऐसे हुआ करता था, जैसे पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था। अब इस राजा की पुराने जमाने में कई रानियां होती थी, रानी 1, इसी तरह से रानी 2, इसी तरह से रानी 3। पुराने जमाने में यही होता था, एक राजा की कई रानियां होती थी। अगर एक राजा की बहुत सारी रानियां है तो इस प्रॉपर्टी को आप कह सकते हो डीजनरेसी। अरे एक राजा की कई रानियां मतलब डीजनरेसी, यानी एक अमीनो एसिड के कई कोडोन हो गए। हां, लेकिन अगर हम ऐसे पढ़े, इस पर्टिकुलर रानी की बात करें तो इस पर्टिकुलर रानी का तो ये फिक्स राजा हुआ, पर्टिकुलर रानी का तो ये फिक्स राजा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संदेह नहीं मतलब ये असंदिग्ध, नॉन एम्बिग्यूअस हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? एक राजा की कई रानियां, डीजनरेसी, लेकिन पर्टिकुलर रानी का पर्टिकुलर राजा ही होता है, यह कहलाता है नॉन एम्बिग्यूअस, असंदिग्ध प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब ऐसे पढ़े तो डीजनरेसी, ऐसे पढ़े तो नॉन एम्बिग्यूअस हो जाता है। जो बात बच्चों यहां पर अभी समझाई है, क्लियर हुई? तो आप बच्चों इसको इस तरह से ध्यान भी रख सकते हैं। अच्छा, एक बात, एक क्वेश्चन मैं आपसे अब पूछता हूं, अच्छे से जवाब देना सभी। क्वेश्चन आता है, ये डीजनरेसी क्यों होती है? रीजन बताओ। ऐसा क्या होता होगा कि एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो जाते होंगे? क्यों ये डीजनरेसी आती है? अगर हम इसका आंसर निकाले, ऐसे हम अमीनो एसिड बनाते जाए तो ऐसे अमीनो एसिड यहां पर टोटल होते हैं 20। अमीनो एसिड कितने होते हैं बच्चों? 20। और अगर हम इससे कोडोन बनाते जाए तो ये कोडोन होते हैं 64। कोडोन कितने होते हैं? 64। अब बताओ, अमीनो एसिड की संख्या कम है, अमीनो एसिड की संख्या कम है और कोडोन की संख्या ज्यादा है, तो डीजनरेसी तो आना ही है। डीजनरेसी इसलिए आना है क्योंकि अमीनो एसिड कम होते हैं,
और कोडोन्स की संख्या ज्यादा होती है और कोडोन बहुत ज्यादा है तो डीजेनरेसी तो मिलना ही है। कभी आपसे पूछे डीजेनरेसी क्यों देखी जाती है तो क्या रीजन बताओगे? क्योंकि अमीनो एसिड 20 है, कोडोन की संख्या 64 है, ज्यादा कोडोन है तो डीजेनरेसी तो आना ही है, ये तो आना ही थी। क्लियर हुआ? अब बच्चों यहां पर जैसे इस अमीनो एसिड के मैं पूछूं तो 2 कोडोन है, इसके पूछा जाए तो 4 कोडोन है। ऐसे कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जिनके 6 कोडोन होते हैं। जैसे एग्जांपल ले, यहां पर एक एग्जांपल लिया गया, अगर हम यहां पर एग्जांपल ले ल्यूसीन का, तो ल्यूसीन के कितने कोडोन होते हैं? 6 कोडोन। इसी तरह से सेरीन के 6 कोडोन, इसी तरह से आर्जिनिन के 6 कोडोन। ऐसे ये 3 अमीनो एसिड है, ये 3 है, ये 3 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके 6 कोडोन होते हैं। क्लियर? तो यहां पर जैसे ये इसके 4, इसके 2 है, इसके 4 है, इस अमीनो एसिड के अगर मैं बनाऊं कितने बनेंगे? 6 कोडोन। क्वेश्चन ये आएगा 6 कोडोन कितने अमीनो एसिड के हैं? तो कितने अमीनो एसिड के हैं? 3। कौन कौन से? ल्यूसीन, सेरीन, आर्जिनिन। मतलब इनके बहुत ज्यादा कोडोन है, और बहुत ज्यादा कोडोन है, ये हाईली डीजेनरेट होते हैं। इनमें डीजेनरेसी सबसे ज्यादा देखी जाती है क्योंकि कोडोन ही सबसे ज्यादा है। तो जितने ज्यादा कोडोन होंगे डीजेनरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन आएगा हाईली डीजेनरेट कौन है? तो आप इन तीनों के आंसर दे सकते हो। डीजेनरेसी का मतलब एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा होना, लेकिन कुछ अमीनो अम्ल ऐसे भी देखे गए हैं जिनके बस एक एक ही कोडोन है। जैसे अगर हम मिथ्योनिन की बात करें तो उसमें एक ही कोडोन होता है। इसी तरह से ट्रिप्टोफेन का भी एक ही कोडोन होता है। सामान्य रूप से इनके एक एक ही कोडोन है। अगर इनके एक एक ही कोडोन है तो यहां पर डीजेनरेसी लागू ही नहीं है, क्योंकि डीजेनरेसी तो तब लागू हो जब यहां पर एक से अधिक हो, और यहां तो एक एक ही है, और एक एक ही है, इसलिए इसको कहा जाता है अपवाद। ये अपवाद है। तो इस प्रॉपर्टी के 2 अमीनो एसिड अपवाद है, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर पूछता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन आएगा कौन हाईली डीजेनरेट अमाइनो एसिड है? तो 3, ल्यूसीन, सेरीन, आर्जिनिन। कहां डीजेनरेसी लागू नहीं होती है? तो 2, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन। इनके ऊपर डीजेनरेसी अप्लाई नहीं होती, डीजेनरेसी इनके ऊपर लागू नहीं की जाती। जितनी बातें यहां पर ये समझाई गई, ये सब आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप जरा ध्यान से देख रहे होंगे, फिनाइलएलिनिन के 2 कोडोन है, ये 2 है, तो इसमें स्टार्टिंग के 2 लेटर तो आपको समान दिख रहे हैं। ये जो यहां पर आपको थर्ड वाला लेटर दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला लेटर वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। तो जो ये वेरी करता है इसी को वोबल बेस के नाम से जाना जाता है। जो ये वेरी कर जाता है इनको यहां पर लिखा जाता है वोबल बेस, वेरिएबल बेस, वोबल बेस। क्लियर? इसी तरह से ये वोबल बेस कहलाते हैं। इसी तरह से यहां पर ये 2 स्टार्टिंग के 2 लेटर सेम है। ये जो थर्ड वाला लेटर है ये वेरी है, और जो वेरी करता है उस बेस का नाम वोबल बेस आप कह सकते हो। तो जनरल ये देखना कि अगर जैसे 4 कोडोन है तो शुरुआत के 2 नाइट्रोजन बेस सेम रहेंगे, तीसरा वाला वेरी करता है। क्लियर? जो बात यहां समझाएगी क्लियर हुई? एक बात मुझे बताओ, टोटल कोडोन यहां पर अगर निकाले जाए तो टोटल कोडोन अगर निकाले जाए तो 64 होते हैं और अमीनो एसिड 20 है। अब ये 64 कोडोन कौन कौन से होते हैं? आपकी एनसीईआरटी में मॉड्यूल में एक टेबल बना रखी होती है। अब बच्चों मैं उसी टेबल को यहां पर आपको समझाता हूं। ये बच्चों पूरी टेबल है 64 की। इस टेबल को बहुत सोच समझ के बनाया गया है। क्लियर? इस टेबल में इधर लिखा जाता है पहला लेटर, एक बार समझने की कोशिश करना सभी। इधर पहला लेटर, इधर लिखा जाता है सेकंड लेटर, और इधर लिखा जाता है थर्ड लेटर। इधर पहला, इधर दूसरा और इधर तीसरा। जैसे यहां पर आ गया ये पहला लेटर, क्या लिखा है बच्चों? यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ये पहला लेटर क्या लिखा है? यू। इधर क्या लिखा है? यू। इधर लिखा है यू। तो मिलाओ यू यू यू, तो यहां पर ये आ जाएगा यू यू यू, तो ये बन गया यू यू यू। इसी तरह से यू यू, उधर से आ गया सी, तो ये यू यू सी बन जाएगा। फिर आएगा यू यू, फिर उधर से आ गया ए, तो यू ए बन जाएगा। क्लियर? ऐसे इनके जोड़े बनाते जाओ। अब यहां पे जैसे इधर से बनाना ए, ऊपर से आ गया यू, उधर से आ गया यू, तो ए यू यू, फिर ये ए यू सी। इस तरह से 64 बनाए गए। इधर यू सी ए जी, इधर यू सी ए जी, इधर यू सी ए जी, यू सी ए जी, इन सबको अरेंज करके ये 64 बनाए गए। अब इनमें से मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे इसमें से ए यू जी को ढूंढना है। इस पूरे 64 में ए यू जी को ढूंढना है। अब कैसे ढूंढोगे? ये लेटर बताओ, पहला, दूसरा। पहला मतलब इधर से लेना है, मतलब ये ए लेना है। यहां पर हम कहें तो ये यहां पर ए लेना है, ये बच्चों ए यहां पर लेना है। अच्छा, ये वाला लेटर दूसरा है, कहां से लेंगे? ऊपर से, मतलब ए ले गया, मतलब इस बॉक्स की बात चल रही है।
यहां से आ गया U, मतलब ये आ गया A, ये आ गया U। अब G मतलब ये वाला G आ जाएगा, तो ये बन गया AUG, ये AUG। अब बताओ किसको कोड कर रहा है? मिथ्योनिन को। मैं आपसे पूछूंगा C कहां है, ढूंढ के बताओ। C कैसे ढूंढोगे? पहला C यहां से, दूसरा C यहां से, मतलब इधर से C आया, उधर से C आया, और फिर इधर से आ गया, तो मतलब इस बॉक्स की इधर से C, इधर से C, यानी इस चेकर बोर्ड में चल रहे हैं, इस बोर्ड में चल रहे हैं, और उधर से C आ गया, तो यहां ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ढूंढ के बताना सभी। GUC को ढूंढो बच्चों, GUC, इधर से पहला लेटर G, ऊपर से आ गया U, और ये C, मतलब यहां होगा। ढूंढ सकते हैं इसे। ऐसे बच्चों हम किसी भी कोडोन को सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कोडोन यहां पर कहां होता होगा। अब यहां पर एक बात आप ध्यान से देखोगे, ये UUU और ये UUC, ये दोनों फिनाइलिन को कोड कर रहे हैं। UUA, UUG, इस तरह से 1 2 3 4, और ये चार मिलकर और ये 2 मिलकर टोटल हो गए 6। इन 6 ने मिलकर ल्यूसिन को कोड किया है। इसी तरह से इन 3 ने मिलकर आइसोल्यूसिन को कोड किया, इनने मिथ्योनिन को कोड किया, इन 4 ने मिलकर वेलिन को कोड किया। क्लियर? यहां पर इन 4 ने प्लस यहां पे बच्चों ये 2 और है, दिख रहे होंगे, ये 4 और ये 2, ये सेरीन को कोड कर रहे हैं। इधर भी सेरीन है, इधर भी सेरीन है, सेरीन को कोड कर रहे हैं। तो सेरीन के कितने हो गए? 6 कोडोन, 4 इधर 2 उधर के 6 कोडोन। इसी तरह से ये 4 मिलकर प्रोलिन को कोड कर रहे हैं, ये 4 थीरियोनिन को कोड कर रहे हैं, ये एलेनिन को कोड कर रहे हैं, ये यहां पर टायरोसिन को कोड कर रहे हैं। ये 2 स्टॉप कोडोन है, और एक और होता है ये यहां पर स्टॉप। ऐसे 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। इन स्टॉप कोडोन का क्या रोल है, इसको आगे हम समझेंगे। अभी बस ध्यान रखो, ये स्टॉप कोडोन है। हिस मतलब हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन। अच्छा, ये 4 और ये 2 मिलकर, 4 और 2 मिलकर आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं, और ये लास्ट वाला ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। बात समझ में? अब ये सब आपको याद नहीं करना है, याद होते भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन 64 को ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब याद नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट कोडोन जरूर याद रखें आप। जैसे इन इंपॉर्टेंट में आप सभी जानते हैं UUU, इसी तरह से UUC, ये दोनों याद रखो। फिर इसके अलावा मिथ्योनिन का ध्यान रखना है, CCC को ध्यान रखना है, स्टॉप कोडोन ध्यान रखना है, तीनों स्टॉप कोडोन, और ये ग्लाइसिन के जो 4 कोडोन है ये ध्यान रखो। ये जो इंपॉर्टेंट कोडोन है ये तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? बाकी तो ये 64 याद रखना बहुत मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं होता है। क्लियर? हाँ, समझाने के लिए कि कैसे इस टेबल को बनाया गया वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां बच्चों मैंने कोडोन और उसमें कितने अमीनो एसिड है वो ढूंढते हैं। जैसे एक कोडोन कितने अमीनो एसिड के लिए है, तो आप देखोगे मिथ्योनिन के लिए भी एक कोडोन है, और इस ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक कोडोन है। तो एक कोडोन 2 अमीनो एसिड के लिए हो गया। इसी तरह से 2 कोडोन्स पूछा जाए तो ये 9 अमीनो एसिड के लिए होते हैं। जैसे यहां पर ये 1 हो गया, इसी तरह से यहां पर आप देखोगे ये 2 हो गया, 3 4 5, ऐसे ढूंढोगे तो 9 के लिए होंगे। 3 कोडोन्स की बात करें तो ये केवल एक अमीनो एसिड यहां दिख रहा होगा, आइसोल्यूसिन के लिए है। 4 कोडोन ये बच्चों होते हैं 5 अमीनो एसिड के लिए। 5 कोडोन किसी के लिए नहीं होते, 0। 5 कोडोन आप देखो किसी के लिए नहीं है, और 6 कोडोन मैं नहीं बताऊंगा कितने के लिए था। हाँ, 6 कोडोन यहां होता है 3 अमीनो एसिड के लिए, तो 6 कोडोन यहां पर 3 अमीनो एसिड के लिए रहेगा। बात समझ में? यानी किसके कितने कोडोन होते ध्यान रखना। आप ऐसे याद रखो, अमीनो एसिड का 1 कोडोन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 5 किसी के नहीं होते। क्वेश्चन भी यही घुमा के पूछेंगे, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, कुछ अमीनो अम्लों के 5 कोडोन होते। गलत जवाब, क्योंकि 5 तो किसी के नहीं होते। फिर ऐसे घुमा के पूछेंगे, कुछ अमीनो अम्लों के 6 कोडोन होते हैं। हाँ, यस होते हैं। कुछ अमीनो अम्लों के 4 कोडोन होते हैं। यस होते हैं। 2 कोडोन होते हैं। यस होते हैं। 1 भी होता है, 3 भी होता है। तो एक बार फिर सुन लो, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 कोडोन होते हैं, 4 होते हैं, 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 8 9 फिर कुछ नहीं होते। तो 1 2 3 4 और 6 होते। बात समझ में? तो ये जो टेबल है इसकी समरी है कि ये कभी घुमा फिरा के इनसे क्वेश्चन आ सकता है। हमने जेनेटिक कोड की अब टोटल 6 प्रॉपर्टी समझी है। 6 प्रॉपर्टी में आपसे पूछता हूं, बताओ बच्चों। पहली प्रॉपर्टी ट्रिपलेट इन नेचर, ये सब याद रखो अच्छे से, ट्रिपलेट इन नेचर। दूसरी यूनिवर्सल। तीसरी नॉन ओवरलैपिंग। चौथा कोमालेस। पांचवा नॉन एम्बिग्यूअस, हिंदी में कहे असंदिग्ध। और छठा होता है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की अफास्यता। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी? 6।
ये 6 की 6 प्रॉपर्टी आप लोग को याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटे, तो ये 6 आप ध्यान रखो। इन लास्ट में कंफ्यूजन होता है, असंदिग्ध, नॉन एम्बिग्यूअस और डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, तो इनको एक बार और अच्छे से आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखें।